नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम अपना सेशन को आज लेने वाले हैं और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए फिर यहाँ पे देखते हैं। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, टॉपिक है ऑल क्वेश्चन। ओके, कहीं से भी यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक क्वेश्चन में इतनी नॉलेज होगी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, हद है, इतनी सारी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पे जो है पार्ट ये हमारा 18 है। इससे पहले मैं यहाँ पे 17 पार्ट करा चुकी हूँ। सो जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखा है सो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो आइए फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यहाँ पे चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, पुलिस टेट, ऑल सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे अप डाउन हो गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। अब जो भारतीय समुद्री तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो बिल्कुल आप सब जानते हैं यहाँ पे और सभी फ्रेंड्स पढ़ते भी होंगे। तो टोटल यहाँ पे हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अपना लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे होगा 7516.6। ये जो है भारतीय समुद्री तट की कुल लंबाई है। ओके, अच्छा, जो भारतीय तट रेखा से लगे हुए कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य भारतीय तट रेखा ओके से लगे हुए राज्य हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर तो हमारा ये होगा 7516.6 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। आइए फ्रेंड्स, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। जो भारत का प्रायद्वीपीय यानी कि जो दक्षिणी भाग है वो किस तरफ फैला हुआ है, वो हिंद महासागर की। अब जो आप नीचे यहाँ पे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे यहीं पे तो है हिंद महासागर ऐसे। ओके, और इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की। कितनी की है इसने यहाँ पे, 6100 किलोमीटर। अब कुल पूछा है तो 7516.6 किलोमीटर होगा। और जो मुख्य भूमि है वो लक्षद्वीप में है और कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो समुद्र तट की कुल लंबाई है। तो टोटल मिलाकर यानी कि हिंद महासागर की भी है ना, जो प्रायद्वीपीय तटरेखा है हिंद महासागर वाली भी, और बाकी लक्षद्वीप वाली भी, और बाकी बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर जो ये सारी है ना, तो इसकी कुल सारी यहाँ पे लंबाई मिलाकर 7516.6 किलोमीटर हुई। अगर सिर्फ ओनली वो पूछे यहाँ पे प्रायद्वीपीय वाली, तो वहाँ पे हमारी फिर वो हो जाती है आपकी 6100 किलोमीटर। ओके, ये बात क्लियर है। तो आइए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही, कि भारत की तटरेखा कितने राज्यों से होकर यहाँ पे आपकी जो है जाती है। जो भारत तटरेखा से लगे हुए राज्य वो है 9 राज्य। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से है, तो ये तो बात हमें पता होनी चाहिए, है ना। इसमें तो भाई गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान नहीं है, ये याद रखना है, और गोवा भी है, कर्नाटक भी है, यहीं पे केरल भी है, और साथ ही साथ में जो तमिलनाडु है ये भी है, आंध्र प्रदेश भी है, और उड़ीसा भी है, और पश्चिम बंगाल है। तो देखो काउंट कर लेना, पूरे 9 स्टेट हुए यहाँ पे। और 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन और दीव है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ओके, यानी कि 9 तो हमारे यहाँ पे स्टेट है और भाई 4 हमारे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको यहाँ पे भारत की तटरेखा में 9 राज्य तो पता होगा, लेकिन 4 केंद्र शासित प्रदेश नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। और चलो पता है तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के समुद्र तट में गुजरात का सबसे बड़ा हिस्सा है 23%, और इसके बाद आंध्र प्रदेश। अगर पूछे कि भारत के समुद्र तट में सबसे बड़ा यहाँ पे जो है हिस्सा किस राज्य का है, वो है गुजरात का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा है गुजरात के बाद में फिर आंध्र प्रदेश होगा, सबसे छोटा होगा गोवा। आप सब जानते हैं ना, गोवा एक छोटा सा राज्य है, तो उसकी तटरेखा भी छोटी सी है। आइए फिर यहाँ पे बहुत ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हम आपको। एक तरफ तो रहेंगे राज्य, एक तरफ रहेंगे तटरेखा, किलोमीटर में कितने कितने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे गुजरात है, फिर दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, नीचे फिर आएंगे पूरे 9 के 9 यहाँ पे हैं। गुजरात जो है 12,070 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973.17 किलोमीटर, ये 906.70 किलोमीटर, 652.60 किलोमीटर। ओके, देख लेना यहाँ पे। फिर केरल इतना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उड़ीसा इतना है भाई, कर्नाटक इतना है, और गोवा इतना है ना। स्टेट की बात पूछे तो गोवा सबसे छोटा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो फिर देखो
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहेगा आपका। ओके, क्योंकि 4 ये भी यहाँ पे लगते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन लगा होगा और आपको अच्छी समझ भी आ गया होगा। अगर पूछा है कि भारतीय समुद्री तट की कुल लंबाई यहाँ पे कितनी है, तो टोटल पूछिए ना सारी मिलाकर, तो 7516.6 किलोमीटर होगा, है ना। फिर मैंने आपको बताया है ना कि अगर यहाँ पे पूछे मुख्य भूमि पर, है ना, कितने किलोमीटर की तटरेखा, भूमि पूछे भूमि पर, तो 6100। अगर पूरा टोटल सारा मिला लें यहाँ पे, है ना, इधर लक्षद्वीप भी मिला ले, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, इधर समुद्र तट भी, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सबको मिला ले तो टोटल ये होती है ना। 9 राज्य कौन कौन से हैं, 4 फिर यहाँ पे मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश बताए, है ना। और यहीं पे फिर मैंने बताया सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पर ये है, और सबसे लास्ट में आपका गोवा है ना। फिर यहाँ पे ये बिल्कुल आपकी इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। आइए फिर यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो सबसे बाहर वाली जो परत है ये यहाँ बताना है। सो फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, तो यहाँ पे होगा मध्यमंडल। अब देखो कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, तो यहाँ पे होगा क्या, मध्यमंडल। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो बहिमंडल तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है। एग्जामिनर ऐसे ही तो गुमराह करता है। वैसे तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, बहिमंडल है, सबसे लास्ट में है, लेकिन सौममंडल दिया हुआ है ऑप्शन में, दुर्बलता मंडल दिया हुआ है ऑप्शन में, है ना, स्थल मंडल दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये तो हमारे वायुमंडल के कोई मंडल ही नहीं है ना। फिर वही सौममंडल, ये तो सबसे निचली परत है, ये बाहर की परत कैसे हुई, तो फिर मध्यमंडल ही है ना हमारा सेकंड ऑप्शन पे, तो हम इसको ही मानेंगे, है ना। तो ऑप्शन के थ्रू भी चल रहा है, ये तो नहीं कि हाँ यहाँ पे तो भूमंडल होता है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हमको यहाँ पे चलना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मध्यमंडल होगा। आइए फिर यहाँ पे अब हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। मध्यमंडल इन सभी विकल्पों में देखो मैं बता रही हूँ, है ना, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। अब विकल्प के माध्यम से चूज करना है, वैसे तो यहाँ पे बाह्य होती है ना। देखो वैसे तो पृथ्वी के वायुमंडल की सभी परतों में बाह्य मंडल सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन ऑप्शन वाइज यहाँ पे अगर देखें तो मध्यमंडल दिया हुआ है, क्योंकि में दो तो मंडल है नहीं। अब सौमंडल बचा और फिर मध्यमंडल बचा, तो बस हमारा ऑप्शन में लगेगा। तो बस आपको चारों तरफ से बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। और कितनी होती है भाई परत, 5 होती है आपकी। सौमंडल होती है, समताप मंडल होती है, मध्यमंडल होता है, आयन मंडल होता है, और लास्ट वाली बहिमंडल होता है। जो मध्यमंडल होता है ये वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन से नंबर की है, तीसरी। पहली परत तो सौमंडल है, दूसरी परत यहाँ पे समताप मंडल है, तीसरी परत फिर मध्यमंडल है, चौथी परत यहाँ पे आयन मंडल है, पांचवी परत आपकी सबसे लास्ट वाली बाह्य है ना। और यहीं पे जो है सीधे समताप मंडल के ऊपर और सीधे फिर आपका बाह्य मंडल हो, है ना, इस तरीके से। अच्छा, मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। जब मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ती है ना, तो यहाँ पे तापमान टेम्परेचर कम हो जाता है, और हम इसको जो है सबसे ठंडी परत के नाम से भी जानते हैं। जो आयन मंडल होता है वो सबसे तापीय परत यहाँ पे कहलाती है, वहाँ पे सबसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो मध्यमंडल होता है ना, बिल्कुल ठंडी परत होती है ना। कैसी होती है, ठंडी परत होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, फिर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, ओजोन परत किस में है भाई, समताप मंडल में है। ओजोन परत, ओजोन लेयर, जो कि हमारे जो है यहाँ पे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाती है। और जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, हाँ, दो यहाँ पे जो है इसके जो आपका ये ओजोन परत है ना, इसमें जो है एक यहाँ पे आपका O3 हुआ था, तो यहाँ पे वो दक्षिण के आर्कटिक में हुआ था, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखा गया था, ये जो हुआ था आपका ओजोन छिद्र, सबसे पहले ओजोन जो छिद्र हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, दक्षिणी आर्कटिक में हुआ था। ओके, ये भी याद रखना है। अच्छा, विमान आमतौर पर समताप मंडल में उड़ते हैं। जो ये आपके ये होते हैं ना, हवाई जहाज होते हैं जो, है ना, एरोप्लेन होते हैं, विमान कहते हैं इनको समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल लगता है, तो इसलिए यहाँ पे उड़ते हैं। समताप मंडल जमीन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी, 5 किलोमीटर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ। दुर्बलता मंडल पृथ्वी के ऊपरी
मेटल का अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र है। स्थलमंडल पृथ्वी का चट्टानी बाहरी भाग है और सौरमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो यहाँ पे दुर्बलता मंडल दिया हुआ है ना ऑप्शन में, उसका मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी मेटल का अत्यधिक चिपचिपा यांत्रिक रूप कमजोर और नमनीय क्षेत्र। स्थलमंडल होता है पृथ्वी की चट्टानी बाहरी भाग। तो ये ऑप्शन भी बाकी के आपके यहाँ पे हमने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको ये जैसे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो पहले तो आप एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा था वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, ऑप्शन वाइज यहाँ पे मध्यमंडल होगा। टोटल वायुमंडल की 5 परत होती है ना। सबसे पहले देखो मैं बता दूँ, सौरमंडल होता है ना सबसे पहले, है ना। जो भी आपकी गैसें होती है ना, जो सारी गैसें होती है वो सारी गैसें आपकी सौरमंडल में होती है। बाकी की जो हीलियम और हाइड्रोजन ये सबसे हल्की गैस होती है, ये आपकी बहीमंडल में होती है। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन ये सभी आपकी सौरमंडल में होते हैं। और जो सौरमंडल होता है ना, इसमें सभी जो हमारे ये मौसमी घटनाएं होती है ना, ये सारी होती है। ये परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है ना। कभी ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, कभी कम, ऐसे सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बढ़ता रहता है सौरमंडल। बता रही हूँ मैं, पहले देखो सुन लीजिए अच्छे से। ओके, और सौरमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इनकी मात्रा भी होती है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें आपका, फिर क्षमता मंडल देखें, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है आपकी, है ना। 22 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य में आपकी ओजोन लेयर भी होती है। समताप मंडल में जो भी सारे हवाई जहाज होते हैं ये यहीं पे उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में ही टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल होता है। फिर मध्य मंडल की बात करें तो ये जो है सबसे यहाँ पे ठंडी परत कहलाती है मध्य मंडल आपकी। ओके, और ये भी जो आयन मंडल है, यहाँ पे जो आपकी टीवी आप सीरियल वगैरह देखते हैं ना, अपने घर पे फ़ोन वगैरह चलाते हैं, तो इसके जो यहाँ पे कैचिंग पावर है ना, जो आपने अपने गांव में या फिर सिटी में लगाए हुए हैं टावर वगैरह, है ना, तो उनकी रेंज आती है आपकी, तो वो वहीं से आती है कैचिंग, वो वहीं से आती है, उसको कैच वहीं से करता है वो। ओके, तो वो आयन मंडल में। और फिर बाह्य मंडल है बाद में, वो एविरल क्षेत्र है यहाँ पे, उसमें जो है वो हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इतनी कोई घटनाएं नहीं होती है ना। बाकी ये सारे बहुत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सौरमंडल है, क्योंकि आंधी तूफान वर्षा ओले यहाँ पे जो भी होते हैं, सब बादल आना, छा जाना, ये वगैरह वगैरह जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपकी इसी मंडल में होती है। चलिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे देखते हैं अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं जो कि यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती है। चोटी है, पर्वत श्रेणी, क्रेटर है या फिर दून है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। तो अगर हम बताएं यहाँ पे आएगा आपका दून। दून अनुदैर्घ्य घाटियाँ है जो कि यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित परिणाम स्वरूप बनती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, सही आंसर दून होगा। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। दून अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, कैसी धारियाँ ये, कैसी घाटियाँ हैं, अनुदैर्घ्य, जो कि यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती है। यहीं पे जो अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, लघु हिमालय के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, और शिवालिक को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ये दून है, देखो लघु हिमालय के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, है ना, कहाँ पे, हिमालय के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियाँ, और यहाँ पे शिवालिक को, है ना, पश्चिम में दून। देखो शिवालिक को कहते हैं, शिवालिक जो शिवालिक है ना यहाँ पे हिमालय में, शिवालिक को पश्चिम में तो क्या कहते हैं भाई, दून, और पूर्व में इसको क्या कहते हैं, द्वार। देखो शिवालिक की बात हुई है, शिवालिक को पश्चिम में तो कहते हैं दून, और पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार। इसके नाम से हम इसको जानते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। और अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, और लघु हिमालय के बीच में अनुदैर्घ्य घाटियाँ है, और शिवालिक ये नाम है इसका। ये पश्चिम में तो दून कहलाती है और पूर्व में द्वार के नाम से जानी जाती है। दून घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द है जो कि विशेष रूप से शिवालिक में या फिर शिवालिक और उच्च हिमालय की तलहटी के बीच में एक खुली घाटी है ना। दून क्या है, ये क्या है, शिवालिक में या शिवालिक और उच्च हिमालय की तलहटी के बीच में एक खुली घाटी। शिवालिक को ही तो हम पश्चिम में दून कहते हैं। ओके, याद रखना है। इस क्षेत्र की अन्य घाटियों में हिमालय में पहली दून, कोटली दून, पिंजौर दून, है ना, इन जैसे नाम यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इन घाटियों में शिवालिक की है, और भी पटली दून, कोटली, पिंजौर दून, है ना, एक्स्ट्रा नाम यहाँ पे है। ठेठ नदी घाटियों के विपरीत दोनों की एक संरचनात्मक उत्पत्ति होती है, और हिमालय और शिवालिक ऊपरी इलाकों के क्षरण से उत्पन्न पत्थरों और बजरी से ढके होते हैं। बाकी के भी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्लियर कट हो चुके हैं।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अनुदैर्घ्य घाटी, एक लंबी घाटी। ये कैसी घाटी है? एक लंबी घाटी है, जो कि भूगर्भीय रूप से एक नए वलित पहाड़ों जैसे आल्पस, कॉर्पेथियस, एंडीज, मध्य एशिया की उच्च भूमि में लगभग 2 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पाए जाते हैं। वे अक्सर पात की धारा द्वारा भरे होते हैं और आकार लेते हैं। दून अनुदैर्घ्य घाटियाँ जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के वलन के परिणाम स्वरूप टकराने पर बनी है। कैसे बनी है देख लेना। लघु हिमालय और शिवालिक में इनका निर्माण होता है। कहाँ पे? लघु हिमालय और शिवालिक में इनका निर्माण होता है। घाटी हिमालय की नदियों द्वारा पारित मोटे जलोढ़ के साथ में ये जमा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? रंफा भूमि, ढेर, जुगेन या फिर इनमें से कोई नहीं। पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? वो होती है जुगेन। आइए ये क्या है, फर्स्ट बार अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देखा होगा। तो करेक्ट आंसर जुगेन, सही आंसर यहाँ पे। आइए की पॉइंट देखते हैं। जुगेन एक भू आकृति हवा के कटाव से उत्पादित होती है। कैसे होती है? हवा के कटाव से ये उत्पादित होती है। जुगेन है क्या? यह मेज के आकार की भू आकृति है। मेज के आकार की होते हैं ये, है ना, भू आकृति, और हवा के कटाव से उत्पादित होती है। ज़्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखे जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे शुष्क मौसम होता है, अर्ध शुष्क होता है। चट्टान का नरम भाग क्या होता है? देखो, चट्टान का जो नरम भाग होता है वो हवा से नष्ट हो जाता है और कठोर भाग वैसे ही बना रहता है। ये आपका जुगेन होता है। रंफा भूमि क्या होता है? रंफा भूमि ग्लेशियर के कटाव से बनते हैं। कैसे बनते हैं? ग्लेशियर के कटाव से बनते हैं। रंफा भूमि रंगभूमि के आकार की घाटियाँ हैं जिनमें उपजी दीवारें। ढेर क्या होता है? ढेर तटीय हवा और पानी की लहरों से बनते हैं। ढेर कैसे बनते हैं? तटीय हवा और पानी की लहरों से बनते हैं। जो ढेर बन जाते हैं ना चट्टानों के, ऐसे बहुत सारे, है ना, ऊंचे ऊंचे ढेर से, आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है और ढेर के गठन में बहुत लंबा समय लगता है। अब ढेर बनता है तो उसमें काफ़ी समय तो लगेगा। जुगेनिया मेज के आकार की भू आकृति होती है, ऐसे फैली हुई, है ना, और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखी जाती है। जो चट्टान का नरम भाग होता है वो तो हवा में नष्ट हो जाता है, जो कठोर भाग होता है वैसे ही बना रहता है, तो वहाँ पर वैसे मेज की तरह फैली हुई होती है, तो उसको हम यहाँ पे जुगेन कहते हैं। रंफा भूमि ग्लेशियर के कटाव से बनती है। जो बर्फ होता है इनके कटाव से बनती है ये, है ना। इसके आकार यहाँ पे जो है उपजी दीवारें की तरह होता है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही बेस्ट यहाँ पे कंटेंट लगा होगा। अगर बेस्ट लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट और लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगर आपके लिए बेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो भाई, आप खुद देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।